जय हिंद जय भारत। हमने मणिज्ञान सर हिस्ट्री ऑप्शनल प्राचीन भारत पार्ट फर्स्ट अध्याय 7 मौर्य काल उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था और अब हम उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। प्रथम ये जो हमने क्वेश्चन पहले पीछे किया हुआ है रीड, उसी क्वेश्चन का जो अगली सीरीज शुरू कर रहे हैं। प्रथम विशेषता है मौर्य प्रशासन में केंद्रीकरण का तत्व प्रबल होना। इस तथ्य से इनका, चलो क्वेश्चन दोबारा कर लेते हैं रीड। क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन की विशिष्टता को उद्घाटित कीजिए। क्या इसका स्वरूप केंद्रीकृत था? तो इसका आंसर है कि मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में साम्राज्य का आरंभिक मॉडल प्रस्तुत करता है। इसने जम्बूद्वीप की अवधारणा को वास्तविक अंजाम दिया क्योंकि इसका प्रसार भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में हो गया था। यही वजह है कि इस साम्राज्य का स्वरूप निर्धारण एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दा बनकर उभरा। फिर इस बात पर चर्चा आरंभ हो गई कि मौर्य प्रशासन का स्वरूप केंद्रीकृत था अथवा विकेंद्रीकृत। किंतु अगर हम इस विवाद से परे हटकर मौर्य प्रशासन के स्वरूप पर विचार करते हैं तो हमें इसमें निम्नलिखित विशेषताएं नजर आती हैं। प्रथम विशेषता है मौर्य प्रशासन में केंद्रीकरण का तत्व प्रबल होना। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत केंद्रीकरण का तत्व पूर्व काल तथा प्रवर्ती काल की तुलना में अधिक था। यह वही काल था जब कबाली अर्थव्यवस्था कृषि अर्थव्यवस्था में परिवर्तित रही थी और फिर राज्य का आर्थिक आधार व्यापक हो गया था। यही वजह है कि इस काल में राज्य के दायित्व में वृद्धि हुई और फिर विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की भागीदारी बढ़ गई। किंतु यह भी सत्य है कि मौर्य राज्य एक व्यापक साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करता था। इसका प्रसार उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में ब्रह्मगिरी के क्षेत्र तक था। अंत इतने बड़े क्षेत्र पर राज्य के समान नियंत्रण की बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। ऐसा अनुमान किया जा सकता है कि दूरस्थ क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राज्य को क्षेत्रीय तत्वों से भी समझौता करना पड़ा होगा, जबकि मुख्य क्षेत्र में राज्य के द्वारा निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण की बेहतर विधि स्थापित होगी। मौर्य प्रशासन के शीर्ष पर राजा था और इस काल में राजा की स्थिति पूर्व काल की तुलना में अधिक शक्तिशाली हुई। राजा देवनापिय की उपाधि धारण करता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि उसने ब्राह्मण मध्यस्थों की भूमि को कम करना चाहा। उसी प्रकार पहले राजशक्ति का आधार धर्मशास्त्र था, परंतु इस काल में उसका आधार अर्थशास्त्र भी बन गया। अर्थशास्त्र राजा को विवेकाधीन शक्ति देता है। राजा का दायित्व केवल पुराने कानूनों को लागू करना ही नहीं था, वरन राजा की आवश्यकताओं के अनुरूप नए कानूनों को जारी करना भी था। राजा प्रत्येक समय कार्य के लिए प्रस्तुत रहता था। इस तथ्य की पुष्टि मेघसतनी के विवरण तथा अशोक के छठे वेद शिलालेख दोनों से होती है। सबसे बढ़कर अशोक ने पितृसत्तावादी राजतंत्र का मॉडल प्रस्तुत किया। यह तथ्य भी राजतंत्र की बढ़ती हुई शक्ति की ओर संकेत करता है। राजा के कार्यों में सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, किंतु इसकी भूमिका मात्र परामर्शदात्री थी। फिर केंद्रीय प्रशासन में हमें अधिकारियों की एक बड़ी सूची प्राप्त होती है। इतनी बड़ी सूची हमें प्राचीन काल में आगे कभी नहीं मिली। उदाहरण के लिए कुटिल्य अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ 27 अध्यक्षों का जिक्र किया गया है। अधिकारियों की एक बड़ी सूची यह दर्शाती है कि राज्य का दायित्व इस काल में अत्यंत बढ़ गया था। तीर्थ राज्य के सर्वोच्च अधिकारी थे। इन्हें महामात्य भी कहा जाता था। तीर्थों के समूह से ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति की जाती थी। इस काल में आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में भी राज्य की भागीदारी होने लगी थी। उदाहरण के लिए इस काल में हमें शीताध्यक्ष, पन्नाध्यक्ष एवं संस्थाध्यक्ष नामक अधिकारियों का जिक्र मिलता है। ये अधिकारी क्रमशः राज्य के कृषि, वाणिज्य, व्यापार तथा बाजार नियंत्रण से संबंध थे। इस काल में राज्य कृषि उत्पादन, शिल्प एवं वाणिज्य व्यापार में भी हिस्सा लेने लगा था। प्रांतों का विभाजन जिलों में होता था। जिला प्रशासन में समृद्ध संबंध हमें अधिकारियों के एक वर्ग का विवरण प्राप्त होता है। वे अधिकारी हैं युक्त राज्य के प्रादेशिक सीधे केंद्र के द्वारा होती थी। इनकी जो नियुक्ति थी वह सीधे केंद्र के द्वारा होती थी। और समकालीन अध्ययन स्रोतों में हमें यह सूचना मिलती है कि इन अधिकारियों की नियुक्ति सीधे केंद्र के द्वारा होती थी। यह तथ्य भी
बढ़ते हुए केंद्रीकरण की ओर संकेत करता है, क्योंकि बाद के कालों में स्थिति परिवर्तित दिखती है। उदाहरण के लिए गुप्त काल में अधिकतर स्थितियों में जिलाधिकारियों की नियुक्ति प्रांतीय के अधिकारियों के द्वारा भी की जाने लगी थी। फिर हमें यह भी सूचना मिलती है कि मौर्य काल में नियमित जनगणना पर बल दिया जाने लगा था। मौर्य काल का एक अधिकारी गोप जनगणना से संबंध था और ऐसा प्रतीत होता है कि जनगणना के माध्यम से राज्य के द्वारा करदाताओं की वास्तविक संख्या ज्ञात किए जाने का प्रयास किया गया था। उसी प्रकार अशोक की धम्म नीति का बल भी एक दृष्टि से प्रशासनिक केंद्रीकरण पर रहा था। वस्तुतः अशोक अपनी धम्म नीति के माध्यम से अपने साम्राज्य के अंतर्गत वैध नागरिकता की अवधारणा को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा था। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर ऐसा सिद्ध किया जा सकता है कि मौर्यों के अधीन राज्य का झुकाव केंद्रीकरण की ओर रहा था, परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम किंतु सबसे वैध साम्राज्य रहा था। अतः इतने बड़े क्षेत्र में एक समान प्रशासन अथवा प्रशासनिक एकरूपता की परिकल्पना करना अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है, विशेषकर इसलिए कि उस काल में यातायात एवं संचार व्यवस्था कितनी उन्नत नहीं थी। गौर से देखने पर ऐसा लगता है कि साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र में प्रशासनिक केंद्रीकरण का तत्व निश्चय ही अधिक था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मुख्यतः गंगा घाटी पर ही केंद्रित है, इसलिए वह प्रशासन के केंद्रीकृत स्वरूप पर अत्यधिक बल देता है। किंतु पुरातात्विक खुदाइयों से यह ज्ञात होता है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र विकास के अलग अलग स्तर पर थे। उन क्षेत्रों की आर्थिक सामाजिक संरचना के स्वरूप में भी अंतर था, इसलिए भी साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक एकरूपता की परिकल्पना तार्किक नहीं प्रतीत होती। सुविधा की दृष्टि से हम इस साम्राज्य को कई उपक्षेत्रों में बांटकर देख सकते हैं यथा मगध एवं आसपास का क्षेत्र, फिर पश्चिम भारत एवं उत्तर पश्चिम का क्षेत्र एवं प्रायद्वीप भारत का क्षेत्र। पश्चिम भारत में काठियावाड़ में एक विदेशी मूल के गवर्नर यवन राजे तुषासप की नियुक्ति और उत्तर पश्चिम तथा अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेखों में क्रमश खरोष्टी लिपि तथा यूनानी एवं अरेमाइक लिपि का प्रयोग विदेशी मूल के अधिकारियों की उपस्थिति को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि मौर्य शासकों ने विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर प्रशासनिक ढांचे का गठन किया। उसी प्रकार दक्षिण भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों से हाथी पालने वाले का जिक्र मिलता है। इसका प्रतीकात्मक अर्थ है कि प्रायद्वीपीय भारत के प्रशासनिक ढांचे पर राज्य क्षेत्रीय सरदारों के माध्यम से नियंत्रण करता था। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक वैध क्षेत्र शामिल था तथा क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रशासनिक ढांचा तथा नियंत्रण का स्वरूप भी अलग अलग रहा। फिर भी इतना तो माना ही जा सकता है कि मौर्यों के अंतर्गत राज्य का झुकाव केंद्रीकरण की ओर रहा तथा साम्राज्य के मुख्य क्षेत्र में प्रशासनिक केंद्रीकरण को बनाए रखा गया। आगे हमारा क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन के विशिष्ट तत्वों का निरूपण कीजिए। क्या मौर्य राज्य लोक कल्याणकारी राज्य था? तो इसका आंसर है कि प्रशासन के विशिष्ट तत्व देखें। फर्स्ट है केंद्रीकरण की संरचना का विकास। इसमें ए पॉइंट है, मौर्य शासकों की स्थिति पूर्व शासकों की तुलना में विशिष्ट थी। बी पॉइंट है, प्रांतीय प्रशासन में केंद्रीकरण का तत्व था। सी पॉइंट है, जिला प्रशासन में केंद्रीकरण का तत्व था। डी पॉइंट है, धम्म नीति के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र में राज्य की भागीदारी। ई पॉइंट है, सक्षम गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना। सेकंड पॉइंट है, लोक कल्याणकारी राज्य के दानों पर बल। ए पॉइंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी लोक कल्याणकारी कार्यों का प्रोत्साहन दिए जाने का उदाहरण जैसे राज्य द्वारा मार्ग निर्माण, कुएं एवं जलाशयों का निर्माण, शानदार वृक्ष लगाना आदि। किंतु जहाँ कौटिल्य का उद्देश्य अशोक से अलग है, वह धर्म के बदले अर्थ की वृद्धि पर बल दे रहा है। बी पॉइंट है, अशोक के अभिलेखों में लोक कल्याणकारी कार्यों पर विशेष बल दिया गया। अगर हम आधुनिक मानदंडों पर मूल्यांकन करते हैं तो मौर्य राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य नहीं ठहरता। इसके दो कारण हैं। प्रथम, इस काल में राज्य के पास इतनी सक्षम मशीनरी नहीं थी जिसकी सहायता से वह लोक कल्याण की नीति को व्यापक स्तर पर लागू करवा पाता। दूसरे, लोक कल्याणकारी कार्य किसी
शासक विशेष की व्यक्तिगत रुचि पर आधारित था। इसमें जन सामान्य की इच्छा निहित नहीं थी, किंतु तत्कालीन मानदंडों पर मौर्य राज्य एक लोक कल्याणकारी राज्य ठहरता है, क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि कोई राज्य कानून व्यवस्था की स्थापना की स्थिति से ऊपर उठकर प्रजा के कल्याण के लिए कदम उठाने के लिए तत्पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन की विनियमन एवं नियंत्रण के गुणों एवं दोषों का परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर है कि मौर्य प्रशासन अपने स्वरूप में पूर्ववर्ती एवं प्रवर्ती काल की प्रशासनिक संरचना से भिन्न था। मौर्य प्रशासन में हमें केंद्रीकरण का तत्व कहीं अधिक दिखता है। इस केंद्रीकरण की पद्धति को अगर संपूर्ण साम्राज्य में नहीं तो साम्राज्य के मुख्य भाग में अवश्य लागू किया गया। प्रशासनिक विनियमन तथा केंद्रीकरण की इस पद्धति ने एक तरफ मौर्य साम्राज्य को एक ठोस आधार प्रदान किया, वहीं दूसरी तरफ इसने नए प्रकार की प्रशासनिक जटिलता को जन्म दिया, जो अथवा मौर्य साम्राज्य के लिए घातक हुआ। इसके गुण देखें, कानून व्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ हुई, इसके कारण वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन मिला। सेकंड है कि एक सक्षम कर प्रणाली की स्थापना हुई, अतः राज्य का आर्थिक आधार मजबूत हुआ। राज्य ने केवल उत्पादन अधिशेष का ही दोहन नहीं किया, वह निकटवर्ती क्षेत्र में समय उत्पादन में ही हिस्सा लिया। उदाहरण के लिए राज्य ने कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार के लिए काम किया। उसने वाणिज्य व्यापार को प्रोत्साहन दिया तथा इसके अतिरिक्त राज्य ने शिल्प उत्पादन में भी हिस्सा लिया। यही वजह है कि पूर्ववर्ती राज्यों की तुलना में मौर्य साम्राज्य अधिक संसाधनों को जुटा सका। 4.1 प्रशासनिक विनियंत्रण तथा केंद्रीकरण के कारण दूरस्थ क्षेत्रों से उत्पादन अधिशेष कुछ खास केंद्रों पर आने लगा। आगे इन केंद्रों का विकास नगरों के रूप में हुआ। इस प्रकार मौर्य प्रशासन ने नगरीकरण की प्रक्रिया को भी बल प्रदान किया। आगे है कि मौर्य काल केवल कानून व्यवस्था की स्थापना तक ही सीमित नहीं था, वरन इसने सक्रिय रूप में लोक कल्याणकारी कार्यों पर बल दिया। अशोक ने धूली अभिलेख में स्पष्ट रूप में यह घोषित किया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। जयद्रकेसर प्रशासनिक नीति के विकास की दृष्टि से एक नए युग का परिचायक था, क्योंकि पहली बार किसी प्रशासक ने अपने राज्य के अंतर्गत सभी प्रकार के जातीय, सांस्कृतिक एवं सांप्रदायिक विभाजन को अस्वीकार किया था। 6.1 कि अपने व्यापक संसाधनों के बल पर मौर्य शासकों ने एक बड़ी सेना की स्थापना की और उस सेना के बल पर भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र को एक साम्राज्य के अंतर्गत संगठित किया। नेक्स्ट अब हम इसके दोष देखेंगे। इसमें फर्स्ट है, मौर्य प्रशासन एक व्यापक नौकरशाही पर आधारित था तथा मौर्य नौकरशाही ने लोगों को प्रताड़ित किया। नेक्स्ट है इसमें कि नौकरशाही की मनमानी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अशोक ने अपने कलिंग अभिलेख में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें। फिर बिंदुसार के समय तक्षशिला से विद्रोह की 2 घटनाओं की सूचना मिलती है। सेकंड है कि मौर्य के अंतर्गत राज्य ने संसाधनों को जुटाने के लिए कदम उठाए। धन जुटाने के लिए लोगों पर अधिक से अधिक कर लगाया गया। अर्थशास्त्र में भी राज्य द्वारा धन जुटाने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीकों का जिक्र किया गया है, जो यह दर्शाता है कि राज्य धन जुटाने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता था। अतः स्वाभाविक रूप में लोगों पर कर का अधिभार अत्यधिक बढ़ गया। थर्ड पॉइंट है, एक केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना राज्य के कार्य एवं उत्तरदायित्व को बढ़ा देती है। अतः इस संरचना के अंतर्गत एक योग्य एवं प्रतिभाशाली शासक की जरूरत होती है। चूंकि अशोक के उत्तराधिकारी योग्य एवं सक्षम नहीं थे, अतः वे इस दायित्व को नहीं निभा सके। इनके परिणाम स्वरूप साम्राज्य विघटन की प्रक्रिया को प्रोत्साहन मिला। 4 पॉइंट है, धम्म नीति के माध्यम से अशोक के अंतर्गत राज्य ने लोगों के जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप किया। धम्म महामात्र अधिकारी की नियुक्ति कर इसे धम्म प्रसार का दायित्व दिया गया। जाहिर है कि इस अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण राज्य के विरुद्ध लोगों के मन में प्रतिक्रिया हुई होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि मौर्य शासकों के द्वारा लागू विनियम एवं प्रशासनिक केंद्रीकरण
के सबल एवं निर्बल दोनों पक्ष थे। फिर भी इतना तो माना ही जा सकता है कि मौर्य प्रशासन ने एक बड़े साम्राज्य का आधार प्रदान किया तथा इसने केंद्रीकरण का एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत किया जो आने वाले युगों में विभिन्न साम्राज्यवादी शासकों को प्रेरित करता रहा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन के अंतर्गत अध्यक्ष की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर है कि मौर्य साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था अतः इसकी आर्थिक जरूरत पूर्व काल के राज्यों की तुलना में कहीं अधिक थी। इसलिए मौर्यों के अधीन राज्य ने एक व्यापक क्षेत्र में संसाधनों के दोहन पर बल दिया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक कठोर नौकरशाही संरचना को स्थापित किया। इसके माध्यम से एक बड़े भाग पर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास किया गया। वस्तुतः अध्यक्ष का पद केंद्रीकृत प्रशासनिक संरचना का एक महत्वपूर्ण अभिकरण बन गया तथा यह संसाधनों के दोहन का एक प्रबल माध्यम बना। किंतु आगे चलकर इस पद की शक्ति के साथ कुछ इसकी सीमाएं भी प्रकट हुई। मौर्यों के अधीन अध्यक्ष ने विभाग के मुखिया के रूप में कार्य किया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ तथा महामात्र के साथ साथ 27 अध्यक्ष का भी जिक्र मिलता है। अध्यक्षों की यह लंबी सूची प्रशासनिक व्यवस्था में इनके महत्व को दर्शाती है। कौटिल्य ने इनकी कार्य एवं दायित्व निर्धारित किए। उदाहरण के लिए शीताध्यक्ष, राज्य के भूमि एवं कृषि विभाग का अध्यक्ष, फिर विविधता अध्यक्ष, चारागाह का प्रधान, फिर पन्ना अध्यक्ष, व्यापारिक गतिविधियों का प्रधान, फिर संस्थाध्यक्ष यानी व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष, फिर गणिका अध्यक्ष यानी व्यवसायों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष, फिर समाहर्ता यानी राजस्व विभाग का अध्यक्ष आदि विभागों के अध्यक्ष होता तथा निरीक्षण करता था। और इन अध्यक्षों के अधीन कृषक अधिकारी एवं कर्मचारी भी होते रहे होंगे, किंतु उनके विषय में स्पष्ट सूचना नहीं मिलती। अब अर्थशास्त्र के विवरण से हमें ज्ञात होता है कि संपूर्ण आर्थिक गतिविधियों पर इन अध्यक्षों का नियंत्रण था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि मौर्य साम्राज्य के अच्छे दिनों में इन्होंने साम्राज्य के महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य किया। किंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं बनी रही होगी। वस्तुतः मौर्य साम्राज्य के अवसान के काल में इन अध्यक्षों ने अपने हाथों में अधिक शक्ति अर्जित कर ली होगी तथा फिर उत्तराधिकारी के संघर्ष में भी राजा निर्माता की भूमिका निभाने लगे होंगे। यद्यपि इसका हमें कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता, किंतु परवर्ती काल में नौकरशाही पर आधारित व्यवस्था से तुलना करने पर इस बात की संभावना कहीं अधिक प्रबल दिखती है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर मौर्यों के अधीन केंद्रीय प्रशासन में अध्यक्ष पद की शक्ति और सीमा को निर्देशित किया जा सकता है। आगे प्रशासन में अशोक द्वारा सुधार। अशोक ने प्रशासन को पितृ सिद्धांत से जोड़ दिया तथा अपने धौले अभिलेख में घोषित किया कि सारी प्रजा मेरी संतान है तथा उसके सुख दुख की चिंता तथा निवारण सरकार का दायित्व है। और इसके लिए अनेक नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई, जैसे धर्ममात्र जो धार्मिक एवं नैतिक नियमों के प्रचारक होता था तथा गरीब तथा बंदी परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की सिफारिश करता था। इसके अलावा अशोक ने अपने शासन के 27वें वर्ष में रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की और यह एक स्वतंत्र न्यायिक अधिकारी होता था जो दंड समता तथा न्याय समता पर बल देता था। अशोक ने न्यायिक प्रणाली में भी लचीलापन लाया। उसने मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन की अतिरिक्त मोहलत प्रदान की। इस समय उसने धम्म महायात्रा प्रारंभ की, जिसका उद्देश्य था जनता से प्रत्यक्ष संपर्क करना तथा उनकी समस्या का समाधान निचले स्तर से करना। निचले मतलब बिल्कुल एंडिंग से समस्याओं का हल प्रस्तुत करना। इससे स्थानीय प्रशासन भी ज़्यादा कारगर हुआ होगा। ठीक है, उसने आखटे पर प्रतिबंध लगाया। धार्मिक दान में धन, क्षेत्र तथा गुफादान करके विभिन्न धार्मिक समूहों को संतुष्ट करने का प्रयास किया। सड़क के किनारे जगह जगह पर अथवा अन्य स्थानों पर नागरिक सुविधाएं जैसे कि कुआं, सराय, शानदार वृक्ष तथा बगीचे लगाकर यात्रा को सुखद बनाने का प्रयास किया और यात्रा की सुविधा के लिए विभिन्न सड़कों का निर्माण करवाया तथा उसकी सुरक्षा के लिए स्थानीय उत्तरदायित्व को निर्धारित किया। इस प्रकार देखते हैं कि मौर्य काल में एक सुसंगठित प्रशासन की स्थापना हुई, परंतु इस तरह की उन्नत व्यवस्था मुख्य क्षेत्र में ही कायम रही होगी, जबकि दूरवर्ती क्षेत्रों में राज्य को क्षेत्रीय तत्वों से भी समझौता करना पड़ा होगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेखों के आधार पर मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक केंद्रीकरण को अनुरेखित कीजिए। इसका आंसर है कि मौर्यों के अधीन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना के माध्यम से जम्बूद्वीप की अवधारणा को मूर्त रूप दिया गया था। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भाग में फैला हुआ था। आरंभ में मौर्य साम्राज्य को एक अति केंद्रीकृत राज्य के रूप में चित्रित किया गया था, किंतु नवीन शोधों के आधार पर यह स्थापित किया गया है कि साम्राज्य के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रीय सरकार का विभेदकारी नियंत्रण था। फिर इस तथ्य की पुष्टि अशोक के स्तंभ अभिलेख वैध शिलालेखों की अवस्थिति के आधार पर भी की जा सकती है। मौर्य के अधीन राज की सत्ता के महत्वपूर्ण प्रतीक अशोक के स्तंभ अभिलेख हैं और ये एकाश्म पत्थर से निर्मित है तथा इन पर पशुओं की बड़ी भव्य आकृतियां खुदी हुई हैं। और अगर हम अमरावती को अपवाद में रखते हैं तो अशोक के स्तंभ अभिलेख गंगा, जमुना, दोआब तथा आसपास के क्षेत्रों में ही मिले हैं। उदाहरण के लिए 7 स्तंभ अभिलेख टोपरा, मेरठ, प्रयाग, लोरिया, अरेराज, लोरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा से मिले हैं। उसी प्रकार लघु स्तंभ अभिलेख सारनाथ, रुमी, निगाली, सागर, कौशाम्बी बेट में प्रयाग, पाटलिपुत्र आदि क्षेत्रों से मिले हैं। निश्चय ही मौर्यों का यह केंद्रीय क्षेत्र था तथा इन क्षेत्रों में केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत रहा होगा। इनसे अलग वे क्षेत्र हैं जहाँ से 14 वैध शिलालेख एवं लघु शिलालेख मिले हैं। ये क्षेत्र थे जहाँ मौर्यों से पहले जहाँ तो राज्य निर्माण हो चुका था, जहाँ फिर मौर्यों के संपर्क से राज्य निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। उदाहरण के लिए वर्तमान उत्तराखंड के कलसी, पाकिस्तान में शहबाजगढ़ी, मनसेहरा, गुजरात में गिरनार, महाराष्ट्र में सोपरा, कर्नाटक में सनाती तथा आंध्र प्रदेश में एरगुड्डी तथा उड़ीसा ने धूली एवं जोगढ़ से 14 वैध शिलालेख मिला है। मध्य प्रदेश में रूपनाथ, सांची तथा दक्षिण भारत में मास्की, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, उदयगोलम, निठूर आदि क्षेत्र से लघु शिलालेख मिले हैं और ये इन क्षेत्रों पर मौर्यों के नियंत्रण को दर्शाता है, किंतु यह नियंत्रण केंद्रीय क्षेत्र की तुलना में ढीला था। इसके अतिरिक्त ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां मौर्यों का कोई अभिलेख नहीं मिला है, किंतु यह मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत है। उदाहरण के लिए पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्र जहां से मौर्यों को वनोत्पाद, हाथी आदि सामग्रियां प्राप्त होती थी। इन क्षेत्रों पर मौर्यों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण था। इस तरह अशोक के द्वारा स्थापित स्तंभ लेख एवं शिलालेख मौर्यों के अंतर्गत प्रशासनिक नियंत्रण के स्वरूप को स्पष्ट कर देते हैं। इनके आधार पर यह ज्ञात हो जाता है कि मौर्यों के अंतर्गत किसी एक रूप प्रशासनिक संरचना को स्थापित नहीं किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक की गृह नीति में निरंतरता तथा परिवर्तन के तत्वों को निर्धारित अथवा रेखांकित कीजिए। तो इसका उत्तर है निरंतरता। तो इसमें पॉइंट है, अशोक से पूर्व अन्य मौर्य शासकों ने चुस्त प्रशासन पर बल दिया था। मेगास्थनीज यह सूचित करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य हर समय राज्य के कार्यों के लिए प्रस्तुत रहता था। अशोक ने भी यह नीति जारी रखी। 6 वैध शिलालेख से इसका हमें उल्लेख मिलता है। सेकंड है कि मौर्यों के अधीन प्रशासन में एक व्यापक नौकरशाही पर बल दिया गया था। अशोक के अंतर्गत भी विस्तृत नौकरशाही की सूचना मिलती है। थर्ड पॉइंट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं अशोक के अभिलेखों में समान अधिकारियों की सूची यह दर्शाती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल से अशोक तक प्रशासन में निरंतरता बनी रही। फोर्थ पॉइंट है, मौर्यों के अधीन एक बड़ी सेना थी। प्लिनी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन 6 लाख की एक विशाल सेना की उपस्थिति का जिक्र करता है। अशोक ने भी इस विशाल सैन्य व्यवस्था को बनाए रखा। आगे 5 पॉइंट है कि दंड शक्ति राजकीय शक्ति का आधार होती है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल से अशोक तक राज्य शक्ति के रूप में दंड शक्ति का महत्व बना रहा। धम्म की उद्घोषणा के बावजूद भी अशोक ने दंड शक्ति को नहीं छोड़ा।
दंड शक्ति को नहीं छोड़ा। 6 पॉइंट है कि अशोक के पूर्वजों ने भी ब्राह्मण धर्म के समानांतर वैकल्पिक पंथों को संरक्षण दिया था। उदाहरण के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म और बिंदुसार ने आजीविकों को संरक्षण दिया था। अशोक ने भी इस नीति को जारी रखा तथा बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। आगे परिवर्तन देखें तो किंतु अशोक की घरेलू नीति में निरंतरता की तुलना में परिवर्तन कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पितृ सत्तावादी राजतंत्र का मॉडल धौली अभिलेख तथा जोगढ़ अभिलेख से पता चलता है। सेकंड पॉइंट है कि अशोक से पूर्व शासकों का कार्य केवल राजनीतिक बातों तक सीमित था, किंतु अशोक ने उसका विस्तार सामाजिक क्षेत्र में भी किया। उनका कार्य केवल पुराने सामाजिक नियमों को लागू करना नहीं वरन नए सामाजिक नियमों को जारी करना भी था। अशोक की दम नीति में यह देखा जा सकता है। हमारा थर्ड पॉइंट है कि अशोक ने अपनी दम नीति के रूप में अपने साम्राज्य में निवास कर रहे भिन्न सामाजिक सांस्कृतिक समूह के लोगों के समक्ष एक समान आचार संहिता प्रस्तुत की। उनका यह कदम कहीं न कहीं वर्तमान भारत के लिए भी प्रेरणा हो सकता है, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 44 इसी दिशा में प्रयासरत दिखता है। हमारा 4 पॉइंट है कि अशोक ने परंपरागत अधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों में भी गुणात्मक परिवर्तन ला दिया। अब उनका कार्य महज प्रशासन का संचालन नहीं था, अपितु एक ऐसे प्रशासन का संचालन था जो 100% लोक कल्याण की ओर उन्मुख था। जैसा कि अशोक के तृतीय शिलालेख से ज्ञात होता है कि युक्त, रज्जुक और प्रादेशिक नामक अधिकारियों को 5 वर्षों में एक बार विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करना होता था। नेक्स्ट है 5 पॉइंट है कि अशोक प्रथम ऐसा शासक था जिसने घोषित रूप में स्वीकार किया कि राजा होने के नाते वह जनता के प्रति ऋणी है तथा वह इस ऋण को अदा करने के लिए कृत संकल्पित है। अपने दायित्व को पूरा करने के लिए उसने अधिकारियों के एक नए वर्ग दम महामात्र की नियुक्ति की। 6 पॉइंट है कि अशोक ने लोक कल्याणकारी तत्वों पर बल देकर राज्य के दायित्व का व्यापक विस्तार कर दिया। लोक कल्याण के तहत उसका बल निम्न बातों पर था: सड़क निर्माण, सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगवाना, कुएं और तालाब का निर्माण करना, मानव एवं पशु चिकित्सा का प्रबंध करना, पशुधन की सुरक्षा करना, कुछ औषधि युक्त पौधों का उत्पादन और फिर जंगलों की सुरक्षा आदि। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अशोक के प्रशासन के मुख्य तत्वों का निरूपण कीजिए। वह एक लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्शों को लागू करने में कहाँ तक सफल रहा? तो इसका आंसर है कि प्राचीन काल के इतिहास में अशोक का आगमन एक नए युग के आरंभ का सूचक था। अशोक ने आंतरिक एवं विदेशिक क्षेत्र दोनों में एक वैकल्पिक नीति की शुरुआत की। उसकी आंतरिक नीति एक सक्षम प्रशासनिक तंत्र के विकास से संबंध थी। उसकी प्रशासनिक नीति का उद्देश्य था अधिकाधिक लोक कल्याणकारी तत्वों को प्रोत्साहन देना। प्रशासन के मुख्य तत्व देखें तो इसका फर्स्ट पॉइंट है पितृ सत्तावादी राजतंत्र पर बल देना, ब्रैकेट में धौली अभिलेख। सेकंड के प्रशासन के परंपरागत मॉडल को अधिक से अधिक सक्षम बनाने का प्रयास और इसके लिए उसने कई कदम उठाए। ए पॉइंट है प्रादेशिका, जैसे अधिकारियों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक गतिविधियों के निरीक्षण के लिए प्रत्येक 5 वर्षों पर यात्रा को प्रोत्साहित किया जाना। यह हमें तृतीय वैध शिलालेख से पता चलता है। इसका बी पॉइंट है उसने समय विधम यात्रा पर बल दिया। उस यात्रा का एक उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्र के प्रशासनिक गतिविधियों का निरीक्षण करना भी था। 8वां शिलालेख यह बताता है। सी पॉइंट है उसके अधिकारी उनसे तब भी मिल सकते थे जब वह अपने व्यक्तिगत सेवा कक्ष में हो। 6ठे वैध शिलालेख से यह पता चलता है। हमारा थर्ड पॉइंट है कि उसने प्रशासन को दम नीति से जोड़ने का प्रयास किया ताकि वह अधिक से अधिक लोक कल्याणकारी हो सके। अतः उसने मानव एवं पशु दोनों के लिए चिकित्सा का प्रबंध कराया। ब्रैकेट में सेकंड शिलालेख से यह पता चलता है। और 4 पॉइंट है कि उसने धम नीति के प्रसार के लिए दम महामात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की। इन अधिकारियों ने लोगों के बीच पारिवारिक व सामाजिक मूल्यों को प्रोत्साहन दिया, जहाँ हमें 5वें वैध शिलालेख से पता चलता है। 5 पॉइंट है उसने अपने प्रशासन के संचालन में यथासंभव कम से कम दंड नीति का उपयोग करना चाहा। ब्रैकेट में मृत्युदंड प्राप्त लोगों को 3 दिनों की मोहलत दी जाती थी। 5वें स्तंभ लेख से यह सूचना मिलती है कि उसने 25 साल कैदियों की मुक्त किया था। 25 बार, ठीक है, 25 साल नहीं, 25 बार कैदियों को क्या किया था? मुक्त किया था। हमारा 6 पॉइंट है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को न्याय दिलाने के लिए उसने अपने शासन के 27वें वर्ष में रज्जुक नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अब जहाँ तक उसकी नीति एवं कार्यों के मूल्यांकन का सवाल है तो यह कह सकते हैं कि बहुत हद तक वह अपनी नीति को लागू करने में सफल रहा, यद्यपि इसका प्रभाव अस्थायी सिद्ध हुआ। दूसरे शब्दों में इसका प्रभाव महज इनके शासनकाल तक ही देखा गया।
देखा गया। अब कंधार अभिलेख में वह दावा करता है कि मछुआरे एवं आखेटकों ने शिकार करना छोड़ दिया था और इसके अतिरिक्त उसके धर्म महामात्र साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे। किंतु इसका स्थायी प्रभाव कायम करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त का पूरा होना आवश्यक था। वह शर्त थी आर्य संस्कृति का अधिक से अधिक प्रसार। परंतु हम जानते हैं कि उसके साम्राज्य के अंतर्गत एक बड़ी कबायली जनसंख्या रहती थी तथा उसके संदर्भ में इस नीति को लागू करना थोड़ा कठिन था। यही वजह है कि आटविक राज्य के लोगों को आटविक राज्य के लोगों को अशोक के द्वारा चेतावनी दी गई। फिर अशोक के उत्तराधिकारी उसकी धम्म की नीति के महत्व को नहीं समझ सके, अतः अशोक के पश्चात यह नीति जारी नहीं रही। साथ ही प्रवर्ती मौर्य शासकों के काल में अर्थव्यवस्था भी लोक कल्याणकारी कार्यों के अधिभार को वहन करने में अक्षम हो गई थी। इस प्रकार हम देते हैं कि अशोक के द्वारा प्रशासनिक नीति एवं कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए। अपने शासन काल में वह अपने आदर्शों को लागू करने में बहुत हद तक सफल रहा। सबसे बढ़कर उनके शासन का महत्व इस बात में है कि उसने अपनी प्रजा के समक्ष धर्म नीति के रूप में एक समान आचार संहिता प्रस्तुत की।